आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो सबसे लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन फैसिलिटी कर का। उसका नाम है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए पहले, ये आपको हर चैप्टर से मिलेगा ये टर्म जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम है? इसको हिंदी में कहते हैं अवसर लागत। क्लियर है? क्या बोलते हैं? अवसर लागत। आप डायरेक्टली डायग्राम के रूप में समझे, फिर आपको बताएंगे। जैसे कि देखिए, ये आपका पीपीसी है, तो यदि हम उत्पादन ओए करते हैं तो पूरा का पूरा रिसोर्सेज लगा देते हैं एक्स पर, तो हमको मैक्सिमम अमाउंट ओए होगा। लेकिन जब हमको पूरा का पूरा जो हमारा ये जो बी है, ओ बी वाला अमाउंट क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर कांस्टेंट। तो हमें यहाँ जाने के लिए यहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। एक को पाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा ओए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो ओए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारा ओबी का सेक्रीफाइस या गिवन अप कहता है, जो छोड़ा गया अमाउंट है वो है। तो ओए को पाने के लिए ओबी को छोड़ना पड़ेगा, ये ओबी को पाने के लिए ओए को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ लिखिए वाई, यहाँ लिखिए, वैसे डिफिनेशन लिखा हुआ रहेगा अलग से, लेकिन एक लाइन का चीज है। ए गुड्स एक्स है, ए गुड्स वाई है। लिखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, मीनिंग लिखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। ठीक है? फोरगोन, FORGON, फोरगोन ने सैक्रिफाइस्ड। लिखिए इन द एबव डायग्राम, the opportunity cost of OA, the opportunity cost of OA is sacrifice amount of OB, is sacrifice amount of OB। ठीक है? लिखिए द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट was given by Professor Green. The concept of opportunity cost was given by Professor Green. The concept of opportunity cost was given by Professor Green. Professor Green. क्लियर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है प्रोफेसर ग्रीन के द्वारा दिया गया। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो, इसके बाद एक टर्म है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिखिए पहले, ये सब नया नया वर्ड आपको लग रहा होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हिंदी में कहते हैं सीमांत अवसर लागत, या इसका एक और नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शॉर्ट में कहते हैं MRT। ठीक है? MRT। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखें, जैसे ही आपका वर्ड आया मार्जिनल, तो मार्जिनल का मतलब होता है स्लोप, मार्जिनल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। सिंस वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, जस्ट वी विल टॉक मार्जिनल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जब किसी भी फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम लोग मार्जिनल, हालांकि वहां भी हम लोग डिफरेंशिएशन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई डिडंट टीच यू अप टिल नाउ मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स।
हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे डिटेल्स में। लेकिन जब मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, जैसे पिछले क्लास में बताए थे, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा, मार्जिनल का मतलब सीमांत। ठीक है, मार्जिनल मतलब क्या, सीमांत। तो यहाँ पे जो जब हम बात करें, कभी भी हम बात करें इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का, या जहाँ पढ़िए, तो मार्जिनल का मतलब होता है रेट ऑफ, मार्जिनल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इक्वल टू स्लोप। क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना जी, पी बाई बी लिख लिए ऐसे ही, आगे समझना आसानी हो। मार्जिन मतलब रेट ऑफ चेंज, मार्जिन मतलब स्लोप। स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, हिंदी में कहते हैं लंब बटा आधार। लिखो क्लियर। आइए ध्यान से देखते हैं, एकदम बोर्ड पे आ जाइए। एक लेते हैं हम, देखो बोर्ड पे, ये है आपका पीपीसी। और पहले आते हैं, और पहले आप जो है, हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं, एमओसी, मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो ये क्या है, एमओसी इज स्लोप, क्या है, स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन पीपीसी। ठीक है, और इसको ऐसे दूसरी भाषा में कहा जाता है, इट इज द रेट, है ना, एट विच, है ना, वन कमोडिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड टू अनदर। और जो एमओसी होता है इक्वल टू होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ माइनस का साइन दिया होता है, प्रूफ करेंगे इसको। क्लियर। तो डेल वाई का मतलब क्या होता है, जो डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, लॉस, माइनस है तो लॉस और प्लस है तो गेन, प्लस है तो गेन। अब जरा इस पे जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा डायग्राम है, तो मान ली ये हमारा ओरिजिनली डायग्राम है। तो जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम है, ये देखिए बाबू, ओरिजिनल डायग्राम में हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा वाई है। क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर हैं, मान लिया अगर हम यहाँ पर हैं, जैसे कि मान लिया हम यहाँ पर x है, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर y है। देखो मान लिया यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। अब मान लिया कि हम x को बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो x को बढ़ा देते हैं, x को बढ़ा देते हैं। तो x को बढ़ाएंगे, अगर x को हम बढ़ा दिए हैं, x को हम बढ़ा दिए, प्लस कर दिए हैं, तो y क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या कम करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज द रिसोर्सेज कांस्टेंट है, और हम बताए थे कि ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगा। तो एक को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। तो देखिए 2 पॉइंट निकला हमारा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये मान लो सी है। तो ये दोनों का जो स्लोप है ना, वही कहलाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखो एमओसी, एमओसी इक्वल टू क्या, स्लोप ऑफ किसका, ए बी का, ए बी का स्लोप पी बाई बी फार्मूला होता है,
और यहाँ इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो तो AC बाई BC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AC बाई BC। AC माइनस है, यहाँ देख रहे हो माइनस मतलब लॉस, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो AC इक्वल टू y/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पढ़े थे ना 6-7 क्लास में कि जब ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, दोनों क्या होगा, आमने सामने वाला बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं y/1 माइनस, उसी तरीके से भी 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों ये भी बराबर होता है, इक्वल टू BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x(x1), ठीक है। याद कीजिए इस चेंज को हम लोग जो है डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, चेंज हुआ क्या कर रहे हैं, यही लिखते हैं हम लोग डेल्टा y अपॉन डेल्टा x माइनस, यही आपका हो गया, इस तरह से बढ़ा दीजिए, यही आपका हो गया MOC, है ना, यही लाए थे पीछे, देखिए तो यही था, बुक्स में दिया रहता है कि कैसे आया, यहाँ पर आ गया, यहाँ लिखेंगे वेयर डेल्टा y अपॉन लॉस इन गुड्स x, डेल्टा x इक्वल टू गेन इन गुड्स x, एक गेन करेगा दूसरा लॉस करेगा, आया बात समझ में, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगर हो गया तो आगे चलते हैं, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। जैसे देखिए अगर ये दिया रहेगा इस तरह से दिया हुआ है, बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, एक तरफ दिया हुआ है x, एक तरफ दिया हुआ है y, है ना, ये हम बना देते हैं, जैसे यहाँ पर है 6 तक है, तो यहाँ x लेते हैं, यहाँ y लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से। इससे एक नया चीज भी सीखेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर दिया हुआ है y, तो y दिया हुआ है 21 है, 20 है, 18 है, बताए भी थे जी, 15 है, 11 है, 6 है और 0 है। यहाँ पे आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, क्या दिया रहेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यहाँ लिख देते हैं छोटा में, यहाँ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे तो बस कुछ नहीं, नाम है, क्या दिया हुआ है, तो A B C D E, है ना, F G नाम दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या, निकालिए,
क्या निकालिए, कह रहा है एमओसी निकालिए, और ये बताइए ग्राफ कैसा होगा। तो एमओसी इक्वल टू क्या होता है ना, बताया ना जी, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, ठीक होता है, ठीक है। तो जब भी चेंज होगा तो सेकेंड स्टेप में चेंज, पहली बार में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो क्या चेंज होगा, देखिए तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 21, यहाँ कितना है 20, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो लिखे ना y माइनस 1, तो अगर लिखते हैं 21, या ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखो आसान रहेगा, जैसे अभी कितना है 20, पहले कितना था 21, और ये कितना है 1 माइनस 0, यहाँ ऐसे कीजिएगा, यहाँ बाहर में साइन माइनस है तुम्हारा, तो 20 माइनस 21 कितना होगा, -1, -1 पहले है, कितना हो जाएगा प्लस, इक्वल टू हो जाएगा +1 y1 इक्वल टू 1। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा 18 है, -18 हो जाएगा 20 हो जाएगा, और नीचे 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस बाहर में है, तो 2 यानी कि +2/1 इक्वल टू 2। फिर देखो कितना दिया हुआ है 15, 15 माइनस 18 माइनस, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा +3/1, 3 होगा, और कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए तो 11 माइनस 15 बाई 4 माइनस 3, माइनस बाहर में है, कितना हो जाएगा +4/1 इक्वल टू 4। फिर उसी तरीके से 6 माइनस 11 और 5 माइनस 4, बाहर में माइनस है तो 6 हो जाएगा, 6 है ना, 0 माइनस 6, यहाँ माइनस बाहर में है, 6 माइनस 5, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लगातार बढ़ रहा है ना। तो एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव कि वाई द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, कॉन्केव क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है शेप, इसका जवाब आंसर होगा इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये सब में 1 आता तो ग्राफ कैसा हो जाता, ग्राफ ऐसा हो जाता, अगर ये घटते जाता ग्राफ कैसा हो जाता, ग्राफ ऐसा हो जाता। कोई दिक्कत है ना। तो क्वेश्चन रहता है कि जो दिया हुआ शेड्यूल है उसमें से एमओसी निकालिए और बताइए ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो ग्राफ इसका बना दीजिएगा, जैसे बनाए थे ना, एक तरफ x लीजिएगा, एक तरफ y लीजिएगा, समझ में आया। तो ग्राफ जब बनाइएगा तो ग्राफ एकदम आपको ऐसा ही आएगा, ठीक है। इसको बनाना है, बन जाएगा ग्राफ, बन जाएगा ग्राफ। फिर हम आंसर लिखेंगे, आंसर पहले नोट कीजिए, बताते हैं, हम यहाँ नोट करते जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाँ जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केस 1, इफ MOC इंक्रीजेज, है ना, शेप ऑफ PPC विल बी क्या, कॉनकेव, और ऐसा बना दीजिएगा। शेप कैसा होगा, कॉनकेव, इन केस 1 है। अगर केस 2 रहेगा, है ना, केस 2 में नोट कीजिए, हम साइड में लिखते हैं, केस 2 में है इफ MOC इज कांस्टेंट, है ना, देन शेप ऑफ PPC विल बी स्ट्रेट लाइन, इसका शेप ऐसा हो जाएगा, बनाइए।
ठीक है। लास्ट में लिख लो इफ, केस 3 में लिख लीजिए इफ एमओसी कॉमा डिक्रीजेज, इफ एमओसी डिक्रीजेज then the shape of PPC will be convex, ऐसा will be convex, ठीक है। लेकिन कैसा होगा पीपीसी में, ऐसा ही हमेशा होगा। क्यों होगा? देखो, अगर हम दो चीजों की बात करते हैं, जिस इफिशिएंसी से एक्स प्रोड्यूस कर सकता है वही रिसोर्सेज वाई को उतना इफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए इस पर, इसके रिसोर्सेज को इस पे लगाने पर हमें उतना उत्पादन नहीं मिलता, हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्लियर है? तो लिखिए, क्या लिखिएगा? द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन because of increasing marginal opportunity cost। सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र का जो शेप है वो कॉन्केव होता है, अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। तो बेसिकली ये आपका पीपीसी का जो बेसिक कंसेप्ट है, देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को हम लोगों ने सीखा। इसके सीखने के क्रम में ना सिर्फ हम लोग बहुत सारे डायग्राम पर रिसर्च किए, बताए, बल्कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही हल्का है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्या, इसी में थोड़ा थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब जब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस इससे भी आसान है, 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस, थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल पढ़ लेंगे तो वो सब भी आसान। जैसे भी हम लोग मार्जिनल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम बता देंगे मैथमेटिकल, शुरुआत कर देंगे। जो हम लोग क्या करेंगे, एक आध यूनिट के बाद हम लोग मैथमेटिकल शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स समझना और आपके लिए आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में 2-3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें पहला तो फंक्शन, दूसरा है डिफरेंशिएशन 1 वेरिएबल, डिफरेंशिएशन 2 वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा 1 वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल और मैक्सिमा मिनिमा थ्रू लैग्रेंज मल्टीप्लायर। तो ये सारा का सारा कंसेप्चुअल चीज आपको समझ में आएगा। और फॉरेन ऑथर्स के बुक होता है, उसमें कुछ कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, तो उसी को दिक्कत होता है बच्चों को समझने में। तो जब ये समझ जाइएगा तो जो किताब पढ़ना है, वेरियन की किताब पढ़ना है, डॉन बुश फिशर का किताब पढ़ना है, जिसकी भी पढ़िएगा, केस एंड फेयर का पढ़िएगा, तो चीज़ें आपको समझ में आपको आएगी। क्लियर है?